लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में जानना है तो सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य का जो मुझे जो सब एक अलग अलग चीज़ों पर, जैसे आपने भी बताया कि अलग अलग चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। पहला जैसे हम बात करते हैं मन पर, शरीर पर और हमारी आत्मा पर, तो ये जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो मन से शुरुआत करते हैं कि हमारे मन पर कितना गहरा इम्पैक्ट होता है अगर ब्रह्मचर्य अगर हम फॉलो करते हैं, और कितना खराब इम्पैक्ट होता है अगर हम ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, योगिक सिद्धांतों में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जीवन के किसी ना किसी तल पर जीवन व्यतीत कर रहा होता है। एक स्टेट होती है, एक लेवल होता है। हाँ। उन लेवल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसको कहा गया है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। योग दर्शन में ये सिद्धांत है। इसमें ये कहा गया है कि शुरुआत की जो 2 स्थितियां हैं, ये बहुत ज़्यादा नीचे के स्तर की स्थितियां हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर जीवन व्यतीत करेगा, जीवन जिएगा, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सबसे पहली स्थिति जो है वो है मूढ़, यानी कि जैसे कहते हैं तू तो बहुत मूढ़ है, तू तो बहुत मूढ़ता में जी रहा है। हम सामान्य भाषा में भी कह देते हैं। इसका अर्थ है कि उस समय पर उस व्यक्ति की तमोगुणी वृत्ति है। जो ये पहली अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, इसमें तमोगुण प्रधान होता है। हमारे स्वभाव यानी कि हमारे विचारों की 3 अवस्थाएं होती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपने भी सुना होगा। तो जो ये पहली अवस्था है, इस समय पर तमोगुण प्रभावी होता है। जो व्यक्ति इस स्थिति में जिएगा, इस वृत्ति में जिएगा, उसके जीवन में आलस्य होगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं करेगा, गलत चीजें खाने में उसकी रुचि होगी, गलत तरीके के उसे विचार आएंगे, सकारात्मक चीजें उसे समझ नहीं आएंगी। कोई एक नकारात्मक विचार आकर के उसे परेशान कर देगा, उसे डिप्रेशन में डाल देगा, उसका जीवन छोटी सी चीज से ही हिल जाएगा। ये एक पहली अवस्था है। इससे ऊपर बढ़ो। फिर कहा गया है, इससे आगे आती है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन ये भी अच्छी अवस्था नहीं होती है। तमोगुण से अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छी नहीं है। रजोगुण क्या होता है? चंचलता। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक रजोगुणी प्रधान व्यक्ति जो होगा वो अभी बैठे बैठे कहीं और मन चला जाएगा, बोलते बोलते शायद वो भूल जाएगा। उसका मन बहुत चंचल है, वो राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस तरीके की स्थिति में भी क्या व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा ला सकता है? क्या वो मैनिफेस्ट कर सकता है? मैनिफेस्टेशन के लिए भी अगर हम इस तल पर ही बात करें तो आपको एक विचार के साथ रुकना होता है। अगर आप रुक ही नहीं सकते हैं तो आप कर ही कुछ नहीं सकते हैं। इसको ऐसे समझें कि आप किसी दुकान पर जाते हैं कि भाई मुझे आप रसगुल्ला दे दो, वो पैक कर देता है आपके लिए कि नहीं नहीं भाई मुझे आप लड्डू दे दो, वो पैक कर देता है। आप फिर कह दे नहीं नहीं मुझे आप बर्फी दे दो। इस तरीके से आप बदलते हैं। वो भी कहेगा कि अरे भाई रहने दो, आपको चाहिए ही नहीं। यानी कि आप रुक ही नहीं रहे हैं तो सामने वाला आपको कुछ दे नहीं सकता। इसी तरीके से अगर आप एक विषय पर, एक विचार पर रुक नहीं सकते हैं तो यूनिवर्स भी आपको कुछ नहीं दे सकता। तो आप जब राजसिक प्रवृत्ति में होते हैं, यानी कि क्षिप्त अवस्था में होते हैं, तो आप जीवन में ना मैनिफेस्ट कर सकेंगे और आप असफल हो जाएंगे। भले ही आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन असफल रहेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं विक्षिप्त अवस्था। ये एक ऐसी अवस्था है जो हर व्यक्ति की होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि जब वो चाहे अपने आप को एक विषय में रोक सके, ठहरा सके। इस विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है, सात्विकता बढ़ जाती है जीवन में। अच्छी चीजों में मन लगना, विचारों में स्थिरता आ जाना, ध्यान करने बैठा तो ध्यान लगना शुरू हो गया, आपसे बात कर रहा है तो आपसे सीखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। एक ठहराव है जीवन में। अब यहाँ पर आकर के व्यक्ति ठीक स्थिति में पहुंच गया। अब ब्रह्मचर्य क्या करता है? राजसिक और तामसिक वृत्तियों से ऊपर उठा करके व्यक्ति को इस विक्षिप्त अवस्था में ले जाने का काम ब्रह्मचर्य करता है। क्योंकि जितनी भी सारी विषय हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण के विषय हैं। अगर इंद्रियां ही अलग अलग विषयों में विचर रही हैं, भाग रही हैं, तो आप राजसिक में हैं या फिर तामसिक में हैं, आप सात्विक में नहीं हैं। तो जब एक व्यक्ति निष्ठा से ब्रह्मचर्य पालन करता है तो उसका तीसरे लेवल पर, तीसरे पायदान पर वो पहुंच जाता है, जो है विक्षिप्त अवस्था। और फिर मैं कहूंगा कि वो जीवन में अच्छी चीजों को ला सकता है। मन के तल पर इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। इससे आगे की 2 अवस्थाएं और होती हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो होती है एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। ये योगियों की अवस्था होती है। ये जब हम इससे आगे कभी समझें या आगे कभी कुछ इनसे आगे की पॉडकास्ट या इन विषयों पर बात करें तब बात कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ तक समझना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने आप को सतोगुणी वृत्ति में और तीसरे लेवल पर ले जा सकते हैं। ऐसे तो ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं जो जिससे हम इस तीसरी अवस्था में आ सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं यूँ तो, लेकिन इसमें पंचकोश साधना मैं कहूँगा। ओके। पंचकोश हमारे शरीर के अलग अलग लेयर्स आप कह सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि अन्नमय कोश, हाँ। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। जब तक व्यक्ति अन्नमय कोश पर सधा हुआ नहीं है, यानी कि अन्नमय कोश को ठीक नहीं कर रहा है, तब तक ना वो ब्रह्मचर्य कर सकेगा, ना वो मैनिफेस्ट कर सकेगा, ना दूसरी चीजें कर सकेगा जीवन में। अन्नमय कोश यानी कि आपका शरीर किस चीज से बना है? शरीर बना है आहार से। कहा गया है आहार संभवम वस्तु रोगाश्य आहार संभवा, कि इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ है कि आहार से, जो आप खाते हैं उससे ही शरीर का निर्माण होता है। तो अगर आप गलत चीजें खा रहे हैं, अगर आप मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और फिर आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका ध्यान वैसे लगेगा जो एक सात्विक आहार ले रहा है, शाक सब्जियां फल खा रहा है? क्या वैसा ध्यान इस प्रकार के पदार्थ खाने वाला व्यक्ति कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले अन्नमय कोश पर सुधार करना होता है। जब हमारा अन्नमय ठीक होने लगता है, उसके बाद हम बढ़ते हैं प्राणमय कोश पर, यानी कि हम प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर में कार्य करने वाले प्राणों को साधते हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण काम करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण होते हैं। इनके उपप्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, क्रीकर, केक, देवदत्त, धनंजय, लेकिन मुख्य जो होते हैं ये 5 ही होते हैं। तो इन जब हम प्राणायाम के माध्यम से साधते हैं तो हमारी नाड़ियां जो हैं शरीर में वो शुद्ध होने लगती हैं, क्लिंज होने लगती हैं। हठ योग में कहा गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनका मूल नाभि होती है, मणिपुर चक्र होता है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो ये एनर्जी चैनल्स हैं, जो नाड़ियां हैं, ये साफ होने लगती हैं और प्राण ठीक प्रकार से शरीर में संचालित होने लगते हैं। जब प्राण ठीक से संचालित होने लगता है तो व्यक्ति का स्वाभाविक ही मन ठहरने लगता है, मन शांत होने लगता है। आज विज्ञान भी कहता है कि आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, इसी तरीके की अलग अलग ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, आप अच्छा अनुभव करेंगे, शांत अनुभव करेंगे। लेकिन वो यहीं तक समझ रहे हैं। इससे आगे बहुत कुछ होता है जो कि हम अपनी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को भी सक्रिय कर सकते हैं और उससे एक योगी जागृति को, कुंडलिनी जागरण तक की अवस्था तक भी पहुंचता है। केवल प्राणायाम के माध्यम से बहुत कुछ संभव है। तो इस तरीके से जब प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो उससे भी हम एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश आता है। मनोमय कोश पर साधना करने के लिए ध्यान का अभ्यास होता है, क्योंकि विचारों को ठहराव में लेकर के आना है तो ध्यान करना होगा। अब ध्यान के लिए यूं तो बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो कैसे करें? मैंने आपको भी कहा कि धारणा की जाती है, यानी कि ध्यान से पहले आता है धारणा। धारणा क्या होता है कि किसी भी एक विषय पर अपने मन को टिकाए रखना, ये धारणा है। अब अगर मैं सामने रखी हुई एक वस्तु को देखता हूं, निरंतर वहीं पर अपनी दृष्टि को और मन को टिकाने का प्रयास करता हूं, ध्यान नहीं है, धारणा है। इस धारणा को अंदरूनी तल पर भी किया जा सकता है, जैसे कि श्वासों पर धारणा की जा सकती है, श्वासों पर ध्यान लगाया जा सकता है, जैसे कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया जा सकता है। नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा में नासिका के अग्रभाग पर हम ध्यान लगाते हैं। मूलाधार चक्र ध्यान में हम मूलाधार चक्र पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। ये ध्यान नहीं, वास्तव में ये धारणा की स्थितियां हैं। और जब व्यक्ति इस तरीके से धारणा की स्थिति में जाता है तो स्वाभाविक ही उसका मन ठहरने लगता है, शांत होने लगता है और अपने आप छूटती हैं चीजें। एक तो ऐसा हो गया कि आपको बलपूर्वक छोड़ना है किसी चीज को, आप मुट्ठी को बंद कर लेंगे, कस के बंद करके रखेंगे, थोड़ी देर में हाथ थक जाएगा, आपको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, ढीली छोड़नी पड़ेगी। कस के जिस भी चीज को रखोगे वो इतनी जोर से फटेगी कि आपको वो और ज्यादा भ्रष्ट करेगी। तो अच्छा क्या है, स्वभाव में बदलाव किया जाए। स्वभाव में बदलाव कब होते हैं? पहले हमने अन्नमय को ठीक किया, फिर हमने प्राणायाम के माध्यम से प्राण को ठीक किया, और प्राण को ठीक करने के विषय में चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। योग का सिद्धांत है कि जब आपकी सांस ठहरती है तो अपने आप मन ठहरता है। कितने आसान तरीके हैं, क्यों जबरदस्ती करनी है? आप अपनी सांसों पे काम करो, विचारों को बांधने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप अपने प्राणायाम के माध्यम से इस पर कार्य करो। प्राण में कोश ठीक हुआ, धारणा के माध्यम से अपने मन को ठीक करो। अपने आप जो गलत चीजें हैं, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो आपसे दूर जानी शुरू होगी और आप एक अच्छी स्थिति में जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी वृत्ति को ठीक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत डीप है आई थिंक समझने के लिए, लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। जी जी जी। ताकि वो आपको अंदर तक, क्योंकि प्राणायाम के बारे में हम बहुत बात करते हैं जी,
प्रैक्टिस भी करते हैं, बट इतनी गहराई से भी समझना जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन नहीं लेना चाहिए। हाँ। हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं, आपने प्रश्न किया, मैंने बताया, अब उसको देखो कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। हाँ। क्या आप अन्नमय कोश के स्तर पर ठीक हैं? अगर नहीं है तो प्राणमय मत जाओ वहाँ पे, पहले अन्नमय पर ही काम करो। क्या ये बात समझनी मुश्किल है कि भाई अगर आप ये सारी जंक फूड खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, मैदा खाएंगे, आपके जाकर के वो इंटेस्टाइन में चिपकेगा, आपके इंटेस्टाइन में विलाई है, वहाँ पर जाकर के वो रुकेगा, आपकी इंटेस्टाइन के माध्यम से ही एब्जॉर्प्शन होता है आपके आहार से, जिसे हम रस कहते हैं। अगर वो रस ही अशुद्ध हो गया, आपकी इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्ब किया वो ही अशुद्ध है, तो आगे के धातु जो मैंने कहा, रस के बाद रक्त बनता है, उससे ब्लड बनता है, फिर मांसपेशियां बनती हैं, फिर उससे फैट बनता है, फिर उससे आगे के बोन मैरो और आगे फिर शुक्र तक बनता है। अगर वो जो मटेरियल है वो ही ठीक नहीं है तो किस तरीके से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और कैसे मन ठीक हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ काम करो ना, जो गलत चीजें खा रहे हो घर से हटाओ ना उन्हें, तो ये करो। मैं छोटा सा सिद्धांत कहता हूं कि आप रात्रि में जो देर रात से भोजन करते हैं उसको छोड़ करके देखो 1 महीने तक। आप 6 बजे से 7 बजे के बीच भोजन कर लो, उसके बाद आप सोने के लिए जाओ, तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसको समय मिलेगा आपके शरीर की रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो एक समय में एक काम करती है, या तो उससे आप पाचन करा लो, भोजन का पाचन करा लो पूरी रात, या फिर उससे आप पूरे शरीर की एक एक कोशिका की सफाई करा लो, रिकवरी करा लो। तो आप केवल इतना तो करके देखो, तो जब अन्नमय ठीक होगा उसके बाद सोचिए कि हाँ अब मैंने सुधार कर लिया है भोजन पे, अब मैं प्राणमय की ओर बढ़ता हूँ, तो आसान हो जाएगा। इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही सही बताया। और मैं एक अलग कॉन्सेप्ट भी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, तो मैंने इसको कुछ दिन फॉलो किया, जिसमें मैं रात को सुबह 11 बजे नाश्ता करता था और शाम को 7 बजे खाना, और उसके बाद मैं नहीं खाता था। तो मेरे को खुद को इतने ज़्यादा बदलाव महसूस हुए, मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत अच्छे से मेडिटेट ध्यान लगा पा रहा था, और मुझे कहीं ना कहीं वेट लॉस तो डेफिनेटली हुआ। मतलब तो मुझे कहीं ना वो चेहरे पर अलग चमक आ गई। बिल्कुल, इतना ज़्यादा मुझे महसूस होने लगा कि जो अब मेरे को वहाँ पर उस वक्त मेरे को याद आता है कि हमारे पिताजी भी जब शुरुआत में हर कोई 6 बजे 7 बजे खाना बिल्कुल खा लेते थे, लेट करते ही नहीं थे। अब वो जो हैबिट बन गई ना, वो रात को मंचिंग की, कि कुछ तो खाने का मन कर रहा है, चलो फ्रूट खा लो या बनाना खा लो या फिर नमकीन खा लो, कुछ भी चलो। लेकिन जब बाद में समझ में आया कि नहीं, वो इसको आप वक्त दो थोड़ा, उसको भी तो रेस्ट की जरूरत है। वो 24 घंटे काम कर रहे हैं सारी चीजें। तो ग्रेट, ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज हो गई। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।